नमस्ते क्लास। आज हम लोग तीसरा चैप्टर लेकर के हाजिर हैं। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे मतलब अंग्रेज जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, कैसे अपने पावर को धीरे धीरे बढ़ाए और पावर बढ़ाने के साथ साथ कैसे यहाँ पे मतलब शासन करना भी शुरू कर दिया। शासन करने करने के क्रम में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कैसे जब वो अपना शासन का विस्तार करने लगे तो उनकी व्यापार की भी बहुत ज़्यादा व्यापार में भी बढ़ोतरी आया। बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ाने लगे और अपने हिसाब से व्यापार करने लगे। मतलब कि पहले राजा को टैक्स देना पड़ता था, जिनके राज्य में वो लोग अपना व्यापार करते थे। तो अब ऐसी कोई बातें नहीं रह गई। अब ऐसा कोई वो नहीं रह गया कि जिससे कि मतलब राजा को टैक्स देना पड़े और मतलब कि लगे कि उनको व्यापार करने में किसी भी तरह की दिक्कतें हैं। तो ये हुआ कि अब वो लोग फ्रीली व्यापार करने लगे और बहुत जगहों पे हम लोगों ने ऐसा देखा कि अब राजा खुद मतलब नवाब बन करके अपने अपने आप को बहुत अपने व्यापार को या फिर अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि राजा खुद मतलब नवाब बने। पहले तो वो पपेट्स रखते थे। पपेट्स रखने के बाद अब वो लोग नवाब बनकर रखने लगे। नवाब बनने और उसके बाद उन लोग देखे कि अपने व्यापार का कैसे कैसे विस्तार किया। तो आइए हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अगले चैप्टर का नाम है दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स का मतलब ये, इस चैप्टर का मतलब ये है कि दिल्ली में जिन जिन राजाओं ने राज्य किया, उन सारे राज्यों में उनके जितने भी राज्य थे, उनके जितने भी शासन काल रहा, उस शासन काल में क्या क्या मुख्य रूप से बदलाव आया और मतलब कि क्या क्या घटनाएं घटी जिसके जिसके कारण हमें दिल्ली दिल्ली मतलब सुल्तान्स के बारे में बहुत ज़्यादा बहुत ही मतलब बहुत ही मजबूत इतिहास रहा है दिल्ली सुल्तान्स का भी। ठीक है। तो 12वीं शताब्दी तक मतलब कि हम लोग इसके पहले अभी हम लोग ने पढ़ा कि मतलब 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 12वीं शताब्दी तक, मतलब कि 12वीं शताब्दी के आने आने तक मतलब दिल्ली एक मतलब समृद्ध राज्य बन चुका था। एक ऐसा राज्य बन चुका था जहाँ पे मतलब सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं थी। मतलब एक मुख्य सेंटर माने जाने लगा था। मतलब भारत का जितने भी राज्य थे, भारत के जितने भी राज्यों का मुख्य सेंटर माने जाने लगा था दिल्ली। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो शासन काल थे वो काफ़ी अच्छे थे। यहाँ के जो खेती थी वो काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे जो जनता वो अपने शासनकाल से काफ़ी मतलब कुछ खुश थे। ठीक है। तो इस समय क्या होता था कि दिल्ली पे सारे मतलब बहुत सारे राजाओं का ये मन होता था, बहुत सारे उनकी इच्छा होती थी कि दिल्ली पे वो लोग राज कर सकें। ठीक है। तो इसी क्रम में बहुत सारे राजा आए और बहुत सारे मतलब कि उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से दिल्ली को और भी ज़्यादा विकसित बनाया और भी मतलब वो करने लगे। तो इसी में जहाँ से हम लोग दिल्ली का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि जिस राजा से हम लोग दिल्ली का इतिहास पढ़ेंगे वो था, मतलब वहाँ के हम दिखाया गया है कि तोमर जो सबसे पहले दिल्ली पे हम लोग राजपूतों का सबसे पहले, जहाँ राजपूत का जब शासनकाल था उस समय से हम लोग दिल्ली की सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तोमर राजपूत वहाँ पे राज करते थे। ठीक है। तोमर राजपूत राज करते थे। तो तोमर राजपूत मतलब भी दिल्ली को उस समय तक 12वीं शताब्दी तक बहुत ज़्यादा विकसित किए थे। और विकसित करने के बाद एक मतलब समृद्ध दिल्ली, एक मतलब ऐसा दिल्ली देकर गए थे कि मतलब कि वो अब मतलब सेंटर बन गया था सारे जगहों का। मतलब कि वहाँ मतलब सभी लोग दिल्ली में आना चाहते थे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। सभी लोग मतलब यहाँ के राजा से मतलब कुछ सीखना चाहते थे, या फिर मतलब इनके जो कवि होते थे वो बहुत ही प्रभावी कवि होते थे। ठीक है। तो इस तरह के मतलब राज्यों से सीखना चाहते थे। तो जो तोमर राजपूत थे उनके उनके शासनकाल के बाद चौहान राजपूतों का शासनकाल बढ़ गया। ठीक है। चौहान डायनेस्टी आई वहाँ पे। चौहान वंश ने शासन किया। चौहान वंश का शासन दिल्ली के पहले अजमेर में था। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कि मोहम्मद गौरी अजमेर और दिल्ली के मुख्य रास्तों से आकर के चौहान वंश मतलब कि मूर्ति चोरी के लिए या फिर मतलब धन बढ़ाने के लिए, धन चोरी के लिए आकर के यहाँ पे अटैक करते थे। और अटैक करने के बाद यहाँ से काफ़ी सामान को लेकर के गए। ठीक है। उसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान जो थे उस समय रोके थे।
अजमेर से और दिल्ली से भी। तो उसी इतिहास को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं कि मतलब उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से दिया गया है कि चौहान वंश के जो शासक थे, जो चौहान वंश में जो मतलब शासन हुए, शासक आए, तो उन लोगों ने क्या क्या किया। तो चौहान वंश के जो राजपूतों के जो दूसरे शासक हुए यहाँ के दिल्ली के, वो चौहान पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में जितनी दिल्ली पहले, जैसे तोमर राजपूतों के तक का जो दिल्ली का इतिहास रहा, उसके उसके मतलब उसके बहुत ज़्यादा, मतलब 2 गुना ज़्यादा या 3 गुना ज़्यादा, मतलब कि दिल्ली और ज़्यादा विकसित हो गया। क्योंकि उस समय के सबसे वीर योद्धा माने जाते थे पृथ्वीराज चौहान, और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे लड़ाइयों लड़ने के बाद बहुत सारे राज्यों को उन्होंने जीता, दिल्ली की सीमाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। और दिल्ली में बहुत सारे मतलब कि धन दौलत या फिर जो भी थे, जो जिसके कारण से राजा युद्ध करते थे, सारी चीज़ों को ला करके व्यवस्थित कर दिए, ठीक है। तो उसी समय दिल्ली में मतलब दिल्ली में फिर से आक्रमण हुआ किसका, अफगान के दिल्ली में अफगान के लोगों का आक्रमण हुआ, ठीक है। तो अफगान के लोगों के आक्रमण होने के बाद मतलब बहुत समय तक पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को बचा करके, दिल्ली की गद्दी को बचा करके रखा। लगभग 17 बार तक, जैसे कि इतिहास के ऐसे में हम लोग पढ़ना है कि 17 बार तक दिल्ली पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, ठीक है। वो जब भी युद्ध करते थे, मोहम्मद गौरी जब भी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते थे, तो वो एक इस युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान से माफ़ी मांग लेते थे कि महाराज गलती हो गई, आज के बाद से हम लोग आपके राज्य में नहीं आएंगे, युद्ध का मतलब कि लूटने के लिए या फिर जो भी कार्य हो गया उसके लिए नहीं आएंगे। ऐसा करके 17 बार उन्होंने माफ़ करके उनको अपने देश भेज दिए, ठीक है। और 18वीं बार मतलब उसकी अगले बार क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ये सोचे कि हम जो युद्ध नीति से हम कभी भी दिल्ली को जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कूटनीति अपनाई। उन्होंने जैसे पपेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो पपेट्स पता किए, ठीक है। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मन थे जयचंद्र। जयचंद्र ने क्या किया कि मतलब कि सबसे पहले मोहम्मद गौरी जयचंद्र से मिले। जयचंद्र मतलब उनके चाचा थे, रिश्ते में उनके चाचा थे, और मतलब उनके एक बहुत बड़े दुश्मन भी थे। उसका एक अलग इतिहास है जो कि हम लोग आगे क्लास में पता करेंगे कि वो उनके क्यों दुश्मन थे, ठीक है। तो जयचंद्र ने सारा सैन्य नीति, जो भी सेना की नीति थी वो, या फिर जो भी रणनीति युद्ध में इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीज़ों को मोहम्मद गौरी से बता दिए, ठीक है। मोहम्मद गौरी से बताने के बाद फिर भी ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ, ऐसा कोई भी मतलब हल नहीं निकला जिससे कि युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा सके, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मतलब समय नहीं निकला। तो क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने प्लान बनाया कि हम लोग इन पे मतलब दूसरे तरीके से हम लोग इन पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो फिर से वो जयचंद्र के पास गए और जयचंद्र के द्वारा उनसे पूछा कि पृथ्वीराज के महल में जाने का कोई गुप्त मार्ग बताइए, ठीक है। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान के महल में जाने का गुप्त मार्ग जयचंद्र ने बता दिया उनको, मोहम्मद गौरी को। और जैसे ही जब मतलब रात के समय जब पृथ्वीराज चौहान अपने कमरे में सोए थे, तो उस समय जाकर के इनके सारे सैनिकों पे, मतलब महल के जितने भी लोग थे उस पे, और मतलब इनको बंदी बना लिया गया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद इनको मतलब कि ले जाकर के बहुत दिनों तक कारागार में बंद कर दिया गया, और कारागार में बंद करने के बाद इनको मार दिया गया, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। तो पृथ्वीराज चौहान उस समय मर गए। तो यहाँ से शुरू होता है दिल्ली सुल्तान की कहानी, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद कुछ दिनों तक मोहम्मद गौरी जो है वहाँ पे शासन किए, दिल्ली पे शासन किए, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के शासन के बाद मतलब कि गुलाम वंश का शासन आया वहाँ पे, जिसके गुलाम वंश के संस्थापक थे जिसमें कि गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के उस समय के सेनापति थे, जो वही मोहम्मद गौरी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मार दिया था। तो वो मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद अब शासन किसके हाथ में आया, अब आया कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में, जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार उन्होंने इसलिए बनवाया, अब जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई तो दिल्ली के जो मतलब
अब हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने जाना कि मतलब कि उस समय के सबसे मतलब वीर योद्धाओं में से गिने जाते थे पृथ्वीराज चौहान। तो उन लोगों को उनको हरा दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब अब दिल्ली की जो नींव थी वो डगमगा गई। तो अब अफगानिस्तान के लोग भी यहाँ पे आकर के अपना मतलब वर्चस्व जमाने लगे, अपना मतलब व्यापार बढ़ाने लगे। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जैसे कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी कि वहाँ पे उसके साथ वेयर हाउस बनवाया था, वहाँ पे सामान को ले जा करके रखते थे और ले जा कर रखने के बाद वो अपने देश में भेज देते थे। वैसे ही सेम क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया। कुतुब मीनार को बनवाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका यही रीजन था कि वो जितने भी व्यापार करते हैं, जितने भी यहाँ के लोगों से जो सामान खरीदते हैं, उसको ले जा करके कुतुब मीनार में वो रख सकें और वहाँ के बाद अपने देश में उसको भेज सकें। ठीक है, तो इस तरीके से गुलाम वंश में कुतुब मीनार बना। और भी बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मतलब इमारतें, बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मतलब मकान बने जिसमें कि उस समय फेमस थे। ठीक है, तो ये रहा गुलाम वंश का। और गुलाम वंश के बाद जस्ट ही मुगलों का मतलब मुगल का और यहाँ पे एक मुस्लिम डायनेस्टी आई। ठीक है, मुस्लिम डायनेस्टी, यहाँ पे 5 तरह के मुस्लिम डायनेस्टी ने शासन किया। 5 तरह के मुस्लिम डायनेस्टी ने कौन कौन से 5 तरह के मुस्लिम डायनेस्टी ने शासन किया, यहाँ पे हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन जैसे ही मुस्लिम डायनेस्टी यहाँ पे आए, तो मुस्लिम डायनेस्टी आने के साथ साथ ही इन्होंने दिल्ली को खंडित किया। मतलब कि इसको दिल्ली को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में विभाजित किया, जिसमें से कि मतलब कि कुछ शहरों का नाम दिया हुआ है, जैसे कि आप भी देखेंगे आपके बुक में दिया होगा शहरों का नाम। ठीक है, तो पहला शहर इसमें दिया हुआ है दिल्ली एक कुहाना, दूसरा था श्री, तीसरा था जहांपना। देखिए, इसके बाद जस्ट एक आपकी किताब में एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें टेबल्स में बताया गया कि किसका कब से कब तक युद्ध काल, मतलब कि कब से कब तक शासन काल चाहा। उस शासन काल को आप लोग लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, और उसे हम आप लोग को अवेलेबल भी कराएंगे, PDF के माध्यम से हम आप लोग को उसको सेंड कर देंगे। आप लोग उसमें से देख करके इसको लिख करके याद करेंगे। ठीक है, और उसको अपने फेयर में भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है इसी क्रम में कि फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान्स, मतलब कि दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता करना है कि दिल्ली सुल्तान्स का कैसे उस समय मतलब कि शासनकाल ज़्यादा दिनों तक चला, कैसे उनका वर्चस्व बढ़ा, कैसे उन लोगों ने सुल्तान मतलब 5 जो सुल्तान थे वो कैसे मतलब 5 सुल्तान कहने का मतलब ये नहीं है कि 5 एक बार राज्य किए, 5 अलग अलग समय पे राज्य किए। ठीक है, तो अलग अलग समय पे राज्य किए, इसलिए हम लोग 5 के अलग अलग इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या टोटल मतलब दिल्ली के जो सुल्तान हुए उस सभी सुल्तान के शासनकाल में। तो अभी के इतिहासकारों को कैसे पता चला कि 5 जो सुल्तान थे, उन सुल्तान के शासनकाल में क्या क्या बीता, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इतिहासकारों ने इंस्क्रिप्शंस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। इंस्क्रिप्शंस कहने का मतलब हो गया कि उसमें के कवि कुछ लिखते थे और लिखने के बाद वही चीज़ें इतिहासकार आज पढ़ते हैं और अपने अपने भाषा में उसको लिख करके समझाते हैं, या फिर हम लोग को वो किताब के द्वारा मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, दूसरा माध्यम था कि वहाँ के क्वाइंस देख करके और भी माध्यम से वहाँ के लैंग्वेजेस को देख करके, वहाँ के पहनावा को देख करके, वहाँ की अगर किसी भी तरह की जो भूमि है, किसी भी तरह के अगर जो भवन है उसको देख करके पता लगाया जा सकता है कि उस समय का क्या इतिहास रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से इतिहासकारों ने मतलब कि अपने आप मतलब अपने इतिहास को लिखा कि अपनी छोटी छोटी बातों को वो लोग मतलब बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे मतलब खंडित करके लिखा है, जिसके कारण हम लोग को समझ में आ सके आसानी से और हम लोग बिल्कुल अच्छा से समझ के उसको लिख सकें। ठीक है, इसी क्रम में आपकी किताब में पिक्चर से के द्वारा बताया गया है, मतलब 4 फोटो दे करके बताया गया कि कैसे उस समय लिखता था। तो पहला में दिखाया गया है कि कैसे पेपर को अरेंज किया जाता है, दूसरा में दिखाया गया है कि कैसे पेपर पे ही लिखा जाता है, तीसरा दिखाया जाता है कि कैसे उस पर जो भी इम्पोर्टेंट्स पैराग्राफ है उसको कैसे मतलब कि उस पैराग्राफ को क्या कहता है हाईलाइट किया जाता है, कि उसमें जो जो मुख्य मुख्य शब्द हैं, जो जो मुख्य मुख्य उसमें बातें लिखी गई हैं जो कि राजा के शासन काल में जो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं उसको कैसे हाईलाइट करके उसको बताया गया है, ताकि सभी लोग उसको इंटरेस्ट से अच्छा से सभी लोग का ध्यान वहाँ पे जाए और उस चीज़ को आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, और पांचवा में मतलब चौथा पिक्चर में दिखाया गया कि कैसे उसी पेपर को बैंडिंग करके मतलब कि रखा जाता था। ठीक है, वही बैंडिंग किए हुए आजकल के मतलब कि पुस्तकालय में मिलता है, जहाँ कि हम लोग उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से था। और एक टॉपिक है, इसी क्रम में हम लोग एक टॉपिक को और देख करके हम लोग मतलब लास्ट टॉपिक को, आज का लास्ट टॉपिक हम लोग देख करके इसको ख़त्म करेंगे। और इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ है सर्कल ऑफ जस्टिस। तो उस समय के न्याय प्रणाली कैसे काम करती थी, आजकल का न्याय प्रणाली जैसे कि काम करता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो सबसे पहले वह पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस आकर के उठा करके ले जाती है और उस पर केस मुकदमे होते हैं, केस मुकदमा फिर वो कहाँ कोर्ट जाता है, कोर्ट के द्वारा उनको जज के द्वारा मतलब कि जो भी सज़ा सुनाई जाती है तो उस सज़ा के द्वारा मतलब वो सज़ा काटता है, उसके बाद से वो फिर से फ्री हो जाता है। ठीक है, तो ये इस समय की न्याय प्रणाली है। तो उस समय न्याय प्रणाली कैसे थे, तो मतलब राजा के शासनकाल क्या न्याय प्रणाली कैसा है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई पूछे कि जब राजतंत्र था हमारे देश में तब का न्याय प्रणाली कैसे हुआ करता था, तो उस समय का न्याय प्रणाली डिपेंड करता था 3 या 4 मुख्य बातों पे, जो कि आप लोग नोट कर लेंगे, देख लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, आपको एक एक करके बताते हैं। पहला था कि कोई भी राजा सैनिक के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, कोई भी जो भी राजा था वो सैनिक के बिना नहीं रह सकता था। अब देखिए, सैनिक सैलरी के बिना नहीं रह सकता था। जो भी मतलब कि जो भी उनके राजा के सैनिक होते थे वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते थे, वो उनको सैलरी दिया जाता था ताकि उनकी परिवार चल सके अच्छा से। ठीक है, और सैलरी आती कहाँ से थी, सैलरी आती थी जो लोग मतलब जो भी उनके जो राजा के जो राज्य में जितने भी लोग थे वो मतलब कि अपने फसलों के लिए टैक्स देते थे, या फिर जो भी व्यापार करते थे एक दूसरे से बेचते थे उसके लिए टैक्स देते थे, या फिर खेती के लिए टैक्स देते थे, तो इसके माध्यम से सैलरी आता था। ठीक है, तो इस क्रम में देखा गया कि मतलब इस न्याय पद्धति को जारी रखने के लिए देखा गया मतलब कि क्या मुख्य कार्य किया गया कि ये न्याय पद्धति जारी रखने के लिए कि मतलब सबसे पहले देखा गया कि किसान इसमें मुख्य भूमिका में आते हैं, और जो 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 भी मतलब राजा की प्रजा है वो मुख्य भूमिका में आती है। तभी राजा की प्रजा अगर समय से टैक्स दे सकती है तभी ये जो मतलब कि शासन काल है वो अच्छे तरीके से चल सकता है। अगर पे उस पर ध्यान नहीं देंगे मतलब किसानों पे ध्यान नहीं देंगे तो वो लोग टैक्स नहीं देंगे समय से, और समय से टैक्स नहीं देंगे तो इनकी सारी जो प्रणाली है मतलब कि जो भी ये चक्र है, प्रोसेस जो चल रहा है, ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर प्रोसेस खत्म होता है तो मतलब कि राजा पे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। तो इसीलिए क्या किया गया कि मतलब कि सभी लोग जनता को या फिर राज्यों को खुश रखने लगे, मतलब खुश रखने के साथ साथ उनको मतलब और भी लुभाना देते रहे। ठीक है, और भी अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको जो भी समझ में नहीं होगा इस टॉपिक से संबंधित या फिर और पिछले क्लास से संबंधित के लिए हम लोग डाउट क्लास चलाएंगे, और डाउट क्लास में जो भी मतलब पिछले चैप्टर्स में समझ में नहीं आएगा उसको हम लोग फिर से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और पिछले मतलब कि 2 चैप्टर तक सभी लोग का फेयर कंप्लीट होना चाहिए, सभी लोग फेयर बना लेंगे। और फेयर में अगर कोई मतलब हम समझते हैं कि आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का फेयर कंप्लीट हो गया होगा, दूसरे चैप्टर का फेयर के लिए हम आप लोग को मटेरियल आज से सेंड करना शुरू करेंगे, और वो मटेरियल पहले फेयर में लिखेंगे और उसके बाद से इस चैप्टर के द्वारा मतलब जो भी हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर इसके द्वारा कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, जैसे 1 वर्ड क्वेश्चंस होगा, या फिर मतलब कि आप लोगों को जो समझ में नहीं आया होगा वो भी क्वेश्चन होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग मुख्य रूप से मतलब इतिहास हिस्ट्री के फेयर में ही लिखेंगे, और फेयर में लिख करके हम लोग उसको याद करेंगे। जैसा कि आप लोग को हम अभी टॉपिक्स के बीच में बता रहे थे कि एक मतलब टेबल दिया गया है जिसमें युद्ध के बारे में बताया गया है कि दिल्ली में कौन कौन से मुख्य रूप से कब कब युद्ध हुआ था, कब कौन कौन से शासक वहाँ पे रहे थे शासन करने के लिए। इन सारी चीज़ों को भी आप लोग नोट करेंगे और याद करके सुनाएंगे उसको। अगर फ्यूचर में अगर कभी भी टेस्ट होता है, जैसे कि 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, तो आपका मतलब पता है कि आपको जब 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो स्कूल में भी टेस्ट होता था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोग का 3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी एक टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट जब भी होगा तो उस टेस्ट में आपसे मतलब इसी तरीके का सवाल पूछा जाएगा कि मतलब कैसे आप लोग मतलब कि जो भी मतलब आप वीडियो से संबंधित सवाल हो सकते हैं, या फिर मतलब जो अभी टेबल को हम याद करने के लिए देंगे उससे संबंधित सवाल हो सकते हैं, या फिर 1 वर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर मतलब हम कुछ अपने मन से क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, जो कि मतलब नए क्वेश्चंस होगा जो कि आपके टॉपिक के द्वारा ही होगा, मतलब जो आपको टॉपिक क्लियर करा दिया गया है उसी टॉपिक के द्वारा होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये सारी बातें समझ में आएंगी और ये सारी बातें आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और नए टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करने के लिए सभी लोग का एक मतलब वो क्राइटेरिया बना लीजिए कि नए टाइम टेबल को पढ़ाने के लिए मतलब क्यों जरूरी है। नया टाइम टेबल को इसलिए बनाया गया है ताकि बहुत सारे लोगों के घर में 2-3 जन होते थे पढ़ने के लिए,
ठीक है, मतलब 2-3 क्लासेस के स्टूडेंट्स होते थे पढ़ने के लिए, तो उनको दिक्कत होता था, तो उनको मॉर्निंग शिफ्ट, जो जूनियर क्लासेस थे उनको मॉर्निंग शिफ्ट में डाल दिया गया है, और जो भी सीनियर सेक्शन है उसको इवनिंग शिफ्ट में डाल दिया गया है, ताकि आप लोग की कुछ समस्याओं का समाधान निकल सके। ठीक है, और बाकी अब इसके आगे जो भी समस्या होगी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट से संबंध किसी भी सब्जेक्ट से समस्या होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि उस सब्जेक्ट के टीचर से आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।